हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें ना मैं कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, बाकी आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट। तो सीए स्टमक में ना एनसीसीएन में ये ध्यान रखना है कि ये दिखता है ना, ये जो मार्क करता हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक। तो T1 इज मस्कुलरिस म्यूकोजा, T1 बी सब म्यूकोजा। T2 से अपन प्रॉपर मस्कुलर लेयर पे आते हैं, सब सीरोजा इज T3, सीरोजा इज T4। इम्पोर्टेंट ये है कि इंट्राम्यूरल एक्सटेंशन टू डिओडेनम को आप T4 नहीं गिनेंगे, इट इज इंट्राम्यूरल। तो डिओडेनम और इसोफेगस स्टमक डिओडेनम इंट्राम्यूरल अगर एक्सटेंशन है तो उसमें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ इन्वेजन से ही उसका टीएनएम का टी स्टेज डिसाइड होगा। दूसरा, एन स्टेजिंग में 15 एंड 16, सो एन टीएनएम बोलता है कि एजेसीसी बोलता है कि 16 नोड्स कम से कम अपने को चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें। पर इसका लॉस ये है कि जैसे अपने यूजली आई डोंट नो, हम लोग भी 16 नोड्स निकालते हैं, बट एजेसी से ये जापानीज वाले बोलते हैं D1 D2। एंड सारा जो एडजुवेंट थेरेपी का रिकमेंडेशन है कीमो रेडिएशन स्पेसिफिकली, उसमें हमेशा ऐसा ही है कि लेस देन D2 पे रेडिएशन, कीमो रेडिएशन एडवाइस करते हैं। तो जापानीज पीपल डोंट, doesn't matter to them how many nodes you dissect, as long as you are doing a complete D2 dissection, that is on the word of the surgeon। बट इन जनरल एक कोई तो मेटा एनालिसिस था जिसमें ऐसा लिखा था कि D1 एंड D2 में नोड का काउंट ऑन एन एवरेज D1 में 15 नोड तो निकलते ही हैं, D2 में अप्रोक्सीमेटली 30 नोड्स निकलते हैं। बट दिस इज वन फैलेसी ऑफ एजेसीसी कि यू कैन नॉट से नोडल डिसेक्शन कितना है, बिकॉज तुम सिर्फ नंबर पे ध्यान देते लेट मी इंटरप्ट यू इफ यू हेलो हो। एक्सक्यूज मी। इसमें एक्चुअली दो कंसेप्ट है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स यू हैव टू रिसेक्ट फॉर स्टेजिंग, ओके। हम्म हम्म हाउ मेनी मिनिमम नंबर नोट्स यू रिक्वायर फॉर क्यूरेटिव, that is different for different every organ. For stomach, it is 16 nodes to be removed minimum for staging. If हम्म। you are going for a curative intent, you have to remove 30 nodes. नहीं नहीं, ये कहाँ पढ़ा आपने? T4, T3 and T4. That, I will send that Soma Shekhar sir in TNM classes. Mein, he is अच्छा, describing this TNM. I will share after this class. ठीक है, ठीक। He clearly defines, it is a confusion 16, 30, but he clearly defines it is a difference between number of nodes for staging. It's common sense also. हम्म So you require for just there are two nodes or something like the three nodes, one node in gallbladder, but that is for staging. But for हम्म। curative, that is different. It is it applies for every organ. नहीं तो So for क्यूरेटिव का कहीं पे गाइडलाइन है क्या? जैसे स्टमक में स्टेजिंग का तो हर किसी का गाइडलाइन, क्यूरेटिव का है any क्या? AJCC will give you staging guide. He won't give you curative guidelines. ठीक है, ठीक He will tell you nodes how to remove for N3, N2 for every organ. He won't give you. It is a staging manual. है, It is बराबर। not a treatment management manual. So it हम्म manual will give you all information about, Bhaiya, I am giving you TNM staging. You have to give me these notes. I will then classify it to N2 and 3. Okay. बराबर। So for that, we have to study books. हाँ, वो इधर है इसमें कि आपने 10 नोट भी निकाले पर 10 के 10 नेगेटिव है तो आप उसको N0 ही बोलोगे। वो इसमें लिखा है एनसीसीएन के अंदर। हेलो। Okay. हाँ, Okay. ठीक है। तो ठीक है, आप वो डॉक्यूमेंट शेयर करना। ये एंड वीडियो है, मैं वीडियो शेयर कर दूँ ठीक है। आफ्टर क्लास। तो ये डायग्राम में ना, व्हेन आई शेयर द डॉक्यूमेंट आप जूम करके देखना, पर बेसिकली ये अपना जापानीज गाइडलाइन के हिसाब से स्टेशन D1 D2 एंड D2+। तो D1 इज ऑल स्टेशन 1 to 7। D1 इज ऑल स्टेशन 1 to 7। D2 इज D1+, ये सब उसमें हम 10 को नहीं लेते आजकल, स्टेनिक हाइलम के नोट्स को। एंड एनीथिंग मोर देन D2 इज D2+। आ, बस हमारे इसमें ऐसा है, अपन को बिकॉज वी आर ऑन्को सर्जरी रेजिडेंट्स, अपने को ना ये जो सब डिविजन है वही मालूम होने चाहिए। तो जैसे ये है अपना। But D1, D2 will vary na according to type of हाँ surgery. हाँ, वो मैं बताता हूँ ना। हाँ, वो इट विल वेरी, बट So we बेसिकली can't अपने say na this is these are just stations we have to remember.
इन जनरल बता रहा हूँ बिकॉज दिस ओके इज लाइक फॉर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हाँ में ये D1 D2 है, उसके उससे कम होता जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो बेसिकली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स D1 एंड D2 इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी। मतलब आप अगर प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक में ये ट्यूमर है तो उसके लिए आप अगर टोटल निकाल रहे हैं तो उसका D1 D2 अलग होगा, और उसका आप खाली प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं तो उसका D1 D2 अलग रहेगा। तो not on the tumor location but on the tumor, but on the type of gastrectomy that you are doing, that decides D1 and D2. So basically, according to the Japanese people, D2 is the minimum that you do for any locally advanced gastric cancer. Locally advanced मतलब T1 से ऊपर कुछ भी, it is T2 or more and N plus, N और and और मतलब T2 N0 भी locally advanced है और T1 N plus भी locally advanced है। या तो N plus होगा या तो ग्रेटर और इक्वल टू T2 होगा, दैट इज लोकली एडवांस्ड। तो इस केस में आप एंडोस्कोपिक रिसेक्शन नहीं करने वाले, आप जाओगे सीधा सर्जरी में। तो सर्जरी में अगर आप ओपन कर रहे हो पेशेंट को तो D2 इज द मिनिमम सर्जरी दैट यू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर T1 ट्यूमर्स को ऑपरेट कर रहे हो, जो अगर सब कुछ आपके पास अवेलेबल है तो आप एंडोस्कोपी से करोगे, पर वो आप नहीं कर रहे हो, या फिर एंडोस्कोपी का जो डायमीटर है जैसे वो 2 सेंटीमीटर रहता है और अनडिफरेंशिएटेड का 3 सेंटीमीटर से कम रहता है, इन दीज केसेस व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन बट इट इज स्टिल T1, इन दैट केस यू कैन डू अ D1 और D1 प्लस डिसेक्शन बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस। D1 डिसेक्शन कब एलिजिबल है? जब T1A ट्यूमर है, मतलब इट इज लिमिटेड टू द म्यूकोजा ओनली एंड EMR ESD से आप नहीं निकाल सक रहे। या फिर T1B ट्यूमर है, मतलब सब म्यूकोजा फर्स्ट अपर थर्ड का लीजन है, डिफरेंशिएटेड टाइप है, लेस देन 1.5 है, तो ही आप D1 करोगे। उसके अलावा सारे T1 ट्यूमर्स के लिए D2 करोगे, और उसके ऊपर सारे ट्यूमर्स के लिए D2 करना है। तो D1 D1 प्लस एंड D2। D2 से ज्यादा का कोई एविडेंस अभी नहीं है रिसेंट जापानीज गाइडलाइंस में। एनीथिंग दैट यू डू मोर देन D2 उसमें उसको D2 प्लस बोलते हैं। और ये 4 एग्जाम्पल दिए उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में। स्प्लेनिक हाइलम नोड को निकाला उस केस में जहां पे प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक कैंसर है इन्वॉल्विंग द ग्रेटर कर्वेचर, या फिर क्लिनिको रेडियोलॉजी के लिए इंट्राऑपरेटिवली आपको स्टेशन 10 लिम्फ नोड्स एनलार्ज लग रही है, इन्वॉल्व लग रही हैं। स्टेशन 14V जहाँ पे स्टेशन 6 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं। पोस्टीरियर पैंक्रियास के नोड दैट इज स्टेशन 13 जहाँ पे डियोडेनम की तरफ इन्वॉल्वमेंट जा रहा है, बिकॉज डियोडेनम के रीजनल लिम्फेटिक्स में स्टेशन 13 आता है। एंड स्टेशन 16 पैरायोटिक लिम्फ नोड ओनली आफ्टर नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉर पेशेंट्स जिसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है पहले से, तो उसमें आप कीमोथेरेपी के बाद वो वाला नोड नक्की निकालेंगे। So this was D1 and D2 for total gastrectomy. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 में 4 में पूरा आता है शॉर्ट गैस्ट्रिक्स के बाजू वाला, ये अपना लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक और ये राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज ऑल स्टेशन 1। उसके अलावा स्टेशन D2 में, सॉरी D1 में क्या आएगा? स्टेशन 8 का ए दैट इज एंटीरियर, अपना ये हिपैटिक आर्टरी वाला। 9 इज अपना सीलियाक आर्टरी। 10 हम नहीं लेते हैं D2 में कभी भी अब से। 11th में आप प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों ले रहे हो, मतलब स्टेनिक आर्टरी का डिस्टल एंड स्टेनिक आर्टरी का प्रॉक्सिमल। एंड 12 में भी अपने 3 डिवीजन रहते हैं, द पोर्टल पूरा आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल। तो इन तीनों के अलॉन्ग नोड्स है, तो उसमें आप 12A लेते हैं, दैट इज D2। दिस इज फॉर अ टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। as soon as you move from a total to a distal, तो आप देखेंगे इधर का पूरा हट जाता है। You don't need this, you don't need this, you don't need this, that is, so this becomes D1 and this becomes D2। Similarly, आप अभी आप सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी को भी आप उससे भी कम करके, इफ यू आर गोइंग टू ओनली दिस मच, मतलब आप पाइलोरस प्रिजर्व कर रहे हैं और प्रॉक्सिमल भी प्रिजर्व कर, तो उसमें अगेन D1 and D2 will become even lesser। And similarly, if you go towards proximal, then you don't need to dissect nodes along this part। So it is on the type of gastrectomy performed and not on the tumor location that D1 and D2 is decided। इम्पोर्टेंट मुझे ये करना था, जहाँ पे आप लोअर इसोफेगस, जहाँ मतलब ये लोअर इसोफेगस का भी इन्वॉल्वमेंट है, कार्डिया का ट्यूमर है, तो आप
इसोफेगस, लोअर मीडियास्टिनम, लोअर इसोफेगस नोड्स भी डिसेक्ट करते हैं, उसमें 3 ही स्टेशंस आते हैं, 19, 20 एंड 110. सो यू कैन सी 19, 20 एंड 110. ये जो मैंने ये दिया था ना टेबल, इसमें सी वेरी क्लियरली 19 is infradiaphragmatic lymph nodes, 20 is paraesophageal in the esophageal hiatus, ठीक है, and 110 is paraesophageal in the lower thorax. You can actually see this कि supradiaphragmatic lymph nodes separate from the esophagus, posterior mediastinal lymph nodes separate from the esophagus, ये दोनों नहीं आता है. आप अल्टीमेटली पेरी इसोफेजियल लिम्फ नोड्स ही डिसेक्ट कर रहे हैं, इंफ्राडायफ्रैग्मेटिक, डायफ्रैग्मेटिक हाइटस जहां से इसोफेगस निकल रहा है, एंड लोअर मीडियास्टिनम. तो ये तीनों ही डिसेक्ट करने हैं आपको नोडल स्टेशंस. ठीक है, 19, 20, 110. These are separate from the esophagus. These are separate from the esophagus. These are separate from the esophagus. तो ये एक मेन ध्यान रखना है. ठीक है ना, अभी तक दिख रहा है ना अच्छे से? Good, good, good. हाँ ठीक है, ओके. सो वील कम टू D1 एंड D2 ट्रायल्स. दो ही ट्रायल मेन याद रखने हैं. डच एमआरसी को एक साथ करके, पर खाली डच एक्सप्लेन करना है क्योंकि दैट इज द मेजर ट्रायल, एंड इटालियन दूसरा. ये दोनों का अलग ग्रुपिंग इसलिए किया है मैंने क्योंकि दोनों में फर्क था, डच ट्रायल एंड एमआरसी ट्रायल. ठीक है ना, ये दोनों के सर्जन्स का ट्रेनिंग जापानीज से ही हुआ था, पर इन दोनों का जो एरा था उसके अंदर स्प्लीनोपैंक्रियाटिक्टोमी वाज डन रूटीनली एज पार्ट ऑफ D2 डिसेक्शन. तो ये एक मेन चीज है. तो व्हाट दे बेसिकली शोड वाज, यू कैन सी इन द टेबल, वो पूरा राइट अप टेबल का ही एक्चुअली. व्हाट यू कैन एक्चुअली सी इज के देख लो मॉर्बिडिटी, 30-day मॉर्बिडिटी आप देखोगे 25% वर्सेस 43%. मैंने ऐसे होल फिगर्स याद करिए क्योंकि अगर लिखना पड़ा एग्जाम में तो 25 एंड 40. मोर्टेलिटी इज 4% एंड 10%. ये डच का है. और उसी 5 year सर्वाइवल में कुछ खास फर्क नहीं था, 45% सर्वाइवल एट द एंड ऑफ 5 years इन डच ट्रायल. तो व्हाट दे बेसिकली सेड वाज कि बिना सर्वाइवल बेनिफिट के हमें सिर्फ मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ज्यादा मिल रही है, तो D2 करने का जरूरत नहीं है. सिमिलरली इन 10 years सर्वाइवल अपडेट ऑल्सो दे सेड सेम थिंग, नॉन सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ सर्वाइवल था D2 में. 30%, 35 years कोई फर्क नहीं था. इवन फॉर दैट मैटर उन्होंने जब 15 years सर्वाइवल रिजल्ट निकाला उसमें भी इट वाज 21 एंड 29%. P value was not significant. So D2 का survival ज्यादा था, but it was still not significant at the end of 15 years also. But इसमें उन्होंने फिर अपडेट निकाला, they made a subgroup वहां जहां पे उन्होंने देखा पेशेंट्स जिनका स्प्लीनोपैंक्रेटेक्टोमी नहीं किया था उसमें 15 year सर्वाइवल देखो तो 20 and 35%, and the P value was significant. So Dutch trial and MRC Dutch trial का basically at the end of 15 years what they said was कि in patients where you are not removing the spleen and not removing the pancreas, D2 dissection is better than D1 as far as overall survival is concerned, because that was what was the main intention of the study. They also found कि recurrence rate भी lower था, 12 and 22%. रीजनल रिकरेंस रेट भी लोअर था, 13 and 90%. एंड फाइनली ओवरऑल सर्वाइवल ऑल्दो इट वाज नॉट सिग्निफिकेंट अगर आप पूरे ग्रुप को एक साथ लेते हो, बट अगर आप उसमें से स्प्लीनोपैंक्रेटेक्टोमी वाले ग्रुप्स को हटा देते हो तो सर्वाइवल डिफरेंस था D2 का, इट वाज बेटर. सो ये डच का फाइंडिंग था. इटालियन ने क्या किया, इटालियन ने सेम चीज करी. इटालियन वालों का D2 डिसेक्शन वाज इम्प्रूव्ड एज फार एज ट्रेनिंग वाज कंसर्न्ड. एंड सेकेंडली इटालियन वालों ने स्प्लीनोपैंक्रेटेक्टोमी एज अ रूटीन बेसिस नहीं किया. सो उनका ये इम्प्रूवमेंट था डच ट्रायल से. नंबर 1. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी सेम चीज बोली. मॉर्बिडिटी आप देखोगे इट वाज लेसर परसेंटेज वाइज. मोर्टेलिटी वाज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ आर्म्स, D1 एंड D2 बोथ. बट सर्वाइवल डिफरेंस उनको भी पहले मिला नहीं. At the end of 15 years also for that matter, they did not show a significant survival difference for D2 and D1. 46 and 51, P value not significant, 0.3. इसमें जब इन्होंने सब एनालिसिस किया कि हम सिर्फ लोको रीजनली एडवांस्ड कैंसर्स लेंगे, दैट इज T2 से ज्यादा एंड N+, तो उसमें they found at the end of 15 years P value significant, almost significant,
सर्वाइवल डिफरेंस था 30% वर्सेस 50%। सो बेसिकली ये सबको मिला के, ये मैंने यहाँ पे एक अलग से लिखा है, डच ने बोला कि D2 में अगर स्प्लीनोपेंक्रेटेक्टोमी नहीं करते हो तो वो D1 से बेटर है, सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। इटालियन ने बोला, इटालियन ने ये ऑलरेडी कर दिया था, इटालियंस ने ये ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था D2 विदाउट रूटीन स्प्लीन एंड पैंक्रेटेक्टोमी। उन्होंने बोला कि सर्वाइवल डिफरेंस हमको भी नहीं मिला, बट हमको तब मिला जब हम लोको रीजनली एडवांस कैंसर में करते हैं, विच इज द डेफिनेशन फॉर लोकली एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर इन टुडे, T1 से ज्यादा और N+। एंड दूसरा एनसीसीएन, ये दीज वर ऑल एक्सपीरियंस सेंटर्स, तो इसलिए एनसीसीएन ने एक ये डाल दिया है कि D2 और D1 अगर एक्सपीरियंस सेंटर्स में करो तो मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एज इज देयर इन द इटालियन साइड। तो बेसिकली अभी एनसीसीएन क्या बोलता है कि फॉर पेशेंट विद लोकलाइज्ड रिसेक्टेबल गैस्ट्रिक कैंसर, एक तो आप D1 से ज्यादा, एटलीस्ट D1, नहीं तो मॉडिफाइड D2 का इज बेसिकली सेइंग D1 प्लस कर रहे हो आप, with a goal of examining 16 or more lymph nodes for staging definitely. And second, routine or prophylactic pancreatectomy is not recommended. As for the spleen, splenectomy is acceptable only when the spleen is involved or there is hilar adenopathy, मतलब station 10 lymphadenopathy है और आप उसको निकालने के चक्कर में spleen को निकाल रहे हैं. That is the only time it is approved. Otherwise, routine नहीं करना है. So again, coming on, adding on to D2 plus para-aortic nodal dissection, इस स्लाइड में खाली ये पूरा इंपॉर्टेंट है. दिस वाज ये JCOG 9501 ट्रायल, 500 पेशेंट्स, T2 से ज्यादा, रैंडमाइजेशन इंट्राऑप हुआ था, D2 अलोन और D2 प्लस para-aortic lymphadenectomy. प्राइमरी एंड पॉइंट वाज ओवरऑल सर्वाइवल. उन्होंने देखा सर्वाइवल में कुछ भी डिफरेंस नहीं. सो दे सेड para-aortic lymph node dissection की जरूरत नहीं है. सो D2 से स्टेशन 16 नोड को भी निकाल दिया, D2 से स्प्लीन और पैंक्रियास को भी निकाल दिया, D2 से 10 स्टेशन लिम्फ नोड को भी निकाल दिया. सो दिस वाज ऑल द D2 का रिफाइनिंग. एज फार एज द स्प्लेनेक्टोमी इज कंसर्न्ड, स्प्लेनेक्टोमी के ये तीनों का एक एक ट्रायल मैंने यहाँ पे लिखा है. द जापानीज 0110 ट्रायल, इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बहुत क्लियरली देखा कि अगर आप लोकली एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर को लेते हो जिसका ट्यूमर है प्रॉक्सिमल 1/3 में, बट ग्रेटर कर्वेचर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, नॉट इन्वॉल्विंग द ग्रेटर कर्वेचर, ऐसे उन्होंने 500 पेशेंट लिए, 250 को उन्होंने स्प्लीन बचाया, 250 का स्प्लीन निकाल दिया. दे प्राइमरी एंड पॉइंट वाज ओवरऑल सर्वाइवल. प्रोस्पेक्टिव स्टडी था, दे सेड कि सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं है. So, non-inferiority of spleen preservation. The only issue, this is the largest RCT of splenectomy in gastric cancer. इसमें बस एक ही ध्यान रखना है कि ये स्टमक है, प्रॉक्सिमल गैस्ट्रिक कैंसर है, ग्रेटर कर्वेचर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, स्प्लीन की तरफ नहीं जा रहा. It is a proximal gastric cancer limited to the lesser curvature of the body, not involving the greater curvature. तो इन केसेस में आपको स्प्लेनेक्टोमी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे सर्वाइवल डिफरेंस नहीं मिलता. उसके बाद सेकंड लाइन था, इन ट्यूमर जिसमें प्रॉक्सिमल 1/3 में इन्वेजन ऑफ ग्रेटर कर्वेचर है, उस केस में स्प्लेनेक्टोमी करने का कि नहीं. तो उसके लिए एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था, ये भी शायद ताइवान का स्टडी था जिसमें 600 पेशेंट्स लिए उन्होंने, एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था. उसमें उन्होंने देखा कि patients that who were treated by gastric with splenectomy, the incidence of station 10 node was 15% for tumors involving the greater curve versus only 4% for tumors not involving the greater curve. और ये जापानीज लोग करते हैं, मतलब इवन इन इसोफेगस भी हमने कहीं तो पढ़ा था. एंड व्हाट दे डू इज, वो लोग ना पूरा नोडल डिसेक्शन विद द स्पेसिमेन निकालते हैं, एंड देन व्हेन दे रिमूव द स्पेसिमेन आउटसाइड ऑन टेबल, दे एक्चुअली प्लेस द नोड्स इन सेपरेट स्टेशंस एंड देन सी द lymph node yield and the positivity. तो इसी से दैट वाज द वे दे फाउंड दिस आउट कि हमने गैस्ट्रेक्टोमी किया, स्प्लेनेक्टोमी किया और साथ में हमने नोडल यील्ड देखा अलग अलग स्टेशंस का. तो उसमें जहां जहां पर ग्रेटर कर्वेचर को इन्वॉल्विंग ट्यूमर था वहां पे नोडल स्टेशन 10 के नोडल मेटासिस वर अप्रोक्सीमेटली 15%,
और जहां पे ग्रेटर कर्वेचर को ट्यूमर इन्वॉल्व नहीं कर रहा था और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुआ था, वहां पे नोडल स्टेशन 10 में यील्ड वाज अप्रोक्सीमेटली ओनली 4%. सो व्हाट दे बेसिकली सेड वाज कि जहां पे ग्रेटर कर्वेचर को इन्वॉल्व कर रहा है वहां पे आप स्टेशन 10 को निकालने का एक थोड़ा थ्रेशोल्ड कम रखना. मतलब इन दीज केसेस स्टेशन 10 लिम्फेडेनेक्टोमी इज एडवाइज्ड, बट उसके जगह पे आपको स्प्लेनेक्टोमी करना पड़े तो वो भी करिए, बट दिस इज स्टिल अ category 2 recommendation because it is a retrospective study. The third was कि lymph node harvest में कोई प्रॉब्लम आता है क्या अगर आप स्प्लेनेक्टोमी नहीं करते हो तो. In this case also this was a trial by Yu et al. जिसमें इन्होंने almost 200 patients लिए, 104 patients, 103 patients with and without splenectomy. What they saw was gastrectomy combined with splenectomy tended to be associated with a slightly higher morbidity, which is expected, slightly greater mortality, also expected, and slightly greater incidence of lymph node mets at the splenic hilum, मतलब वही station 10, which is also expected, but only marginal better survival, no statistical significant difference as far as the survival is concerned. तो इन्होंने क्या बोला, प्रोफाइलैक्टिक स्प्लेनेक्टोमी तो बॉस नहीं करने का है, इवन इफ देयर इज मैक्रोस्कोपिकली नेगेटिव लिम्फ नोड्स. मैक्रोस्कोपिकली नेगेटिव मतलब बोथ क्लिनिको रेडियोलॉजिकली एंड इंट्रा ऑपरेटिवली ऑल्सो. ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों का एक एक ट्रायल हो गया. दिस वाज द जापानीज ट्रायल जिसने बोला कि अपर 1/3 स्टमक नॉट इन्वेडिंग द ग्रेटर कर्वेचर में स्प्लीन बचाओ. एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जिसने बोला कि अपर 1/3 स्टमक इन्वेडिंग द ग्रेटर कर्वेचर, उस केस में स्टेशन 10 लिम्फ नोड को हार्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए अगर स्प्लेनेक्टोमी करनी पड़े तो इट इज ओके. एंड तीसरा था अगर आपने इन जनरल आपने रूटीन में स्प्लेनेक्टोमी नहीं करी तो उससे लिम्फ नोड के हार्वेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता, एंड ओवरऑल सर्वाइवल पे भी कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता. सो इसीलिए आज as of now splenectomy का recommendation is only for greater curvature tumor, वो भी expert consensus because it was a retrospective study. Similarly he went on to bursectomy. Role of bursectomy, JCOG 1001 trial था, उसने ये देख लिया कि टोटल 1200 पेशेंट्स में जिसमें आधों में बर्सेक्टोमी किया, आधों में बर्सेक्टोमी नहीं किया, they found that 5-year overall survival rate was similar, 75%, 76%. significance नहीं था. तो as far as survival is concerned, which was the endpoint, D2 gastrectomy जिसके अंदर बर्सेक्टोमी नहीं करो, it is still non inferior to those जिसमें बर्सेक्टोमी किया. तो there is no need of doing बर्सेक्टोमी. इसको ना ऐसे याद रखने को मैंने किया है, स्टेशन 10 लिम्फ नोड स्प्लीन के साथ एसोसिएट होता है, तो स्प्लीन वाला ट्रायल है स्टेशन 10 है 10, तो स्प्लीन का ट्रायल है 0110, एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पूरे जेसीओजी में गाइडलाइंस में बर्सेक्टोमी का आता है, तो दैट इज 1001. ऐसे याद कर लेना, इजी रहता है. एंड एज फार एज ओमेंटेक्टोमी इज कंसर्न्ड, वो भी हम लोग तो स्पेसिमेन के साथ निकालते ही हैं, दैट इज व्हाट द रिकमेंडेशन इज आल्सो देयर, बट एज ऑफ नाउ जापानीज बोलते हैं कि T1 T2 ट्यूमर्स का ओमेंटम मोर देन 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द गैस्ट्रोएपिलेक आर्टरी मे बी प्रिजर्व्ड. ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर. ठीक, तो ये एस्मो का गाइडलाइन है, मैनेजमेंट एल्गोरिथम. स्टेज 1A मतलब T1 में दोनों आ गया, A इज फॉर म्यूकोजा एंड B इज फॉर सब म्यूकोजा. उसको आप एंडोस्कोपिकली रिसेक्ट कर सकते हैं, उसके गाइडलाइंस हैं, EMR ESD के गाइडलाइंस है, वो मैंने एक स्लाइड डाला है पेज उसमें. एंड उसके अलावा जो सब है दैट इज लाइक लोकली एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर, इट इज ऑलवेज टू गो फॉर मल्टी मॉडालिटी ट्रीटमेंट. मतलब सिर्फ सर्जरी अलोन नहीं चलेगा, कीमो रेडिएशन या दोनों कुछ तो लगेगा. उसमें भी आइडियली फॉर ऑल गैस्ट्रिक कैंसर्स फॉलिंग इन दिस कैटेगरी पेरीऑप थेरेपी इज कंसिडर्ड. मतलब कीमो पहले देना है, फिर सर्जरी, फिर वापस कीमो या कीमो आरटी, बट एटलीस्ट फॉर दोज जिसमें T4 है और N+ है, प्री-ऑप कीमोथेरेपी देना है. फॉर ऑल अदर्स जिसमें प्री-ऑप कीमोथेरेपी नहीं दे रहे हो, अगर इन केस नहीं दे रहे हो, तो प्राइमरी सर्जरी के बाद एडजुवेंट ट्रीटमेंट लगेगा बिकॉज इट इज मल्टी मोडालिटी. और अगर कीमोथेरेपी दे रहे हो, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली प्रैक्टिस, पेरी-ऑप कीमोथेरेपी जाता है. सो in what patients will you consider immediate resection?
दैट इज क्वेश्चन दैट इज अ फेवरेट ऑफ आवर प्रोफेसर्स कि सबको पेरी बोल रहे हो तो, पर हम लोग में तो इतना एडवांस केस में आता है कैंसर की प्राइमरी ऑपरेट करना हो तो करना पड़ता है, तो किस केस में करने का? यहाँ तो बहुत अर्ली है, मुझे T1 T2 है जिसमें EMR ESD आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर T2 है जिसके अंदर EMR ESD का इंडिकेशन नहीं है, पेशेंट यंग फिट है, तो आपने प्राइमरी ऑपरेट किया है, तो इमीडिएट रिसेक्शन या तो एक ये है, या तो बहुत एडवांस डिसीज है जिसमें आपको पैलिएशन की जरूरत पड़ रही है क्योंकि डिसीज ब्लीड कर रहा है या हाई ग्रेड लुमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इन दीज केसेस यू आर गोइंग टू ऑपरेट फर्स्ट ऑब्वियसली, सो इन दैट केस यू हैव टू गिव एडजुवेंट थेरेपी, एंड हर चीज का गाइडलाइन है। द ओनली थिंग इज फीडिंग जेजुनोस्टोमी इन दोज पेशेंट जिनको आप NSCT का प्लान कर रहे हो, either a loop, either a gastrojejunostomy or a feeding jejunostomy, or at the end nasojejunal tube अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो, because this is the cheapest technically। ये बस एक स्लाइड डाला है इसमें, ये व्हेन आई शेयर द डॉक्यूमेंट एक बार स्लाइड पढ़ना, बट बेसिकली रोल ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में सब भूल जाओ, इतना ही खाली याद, इतना ही खाली देखो कि दोनों ही एक कोरियन ट्रायल है और चाइनीज ट्रायल है। कोरियंस बेसिकली स्टार्टेड क्लास 01 ट्रायल, कोरियन स्टार्टेड कि अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में लैप डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी वर्सेस ओपन डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी, इसको नॉन इंफीरियर बोल दिया ऑन्कोलॉजिकली। सो कोरियंस वर द फर्स्ट टू टेल कि अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर में लैप्रोस्कोपिक डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी इज सेफ, फीजिबल, ऑन्कोलॉजिकली साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद चाइनीज आए, चाइनीज ने अपने पहले ट्रायल में बोला हम एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर को देखेंगे, तो उन्होंने एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर में डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब एडवांस डिस्टल पाइलोरिक गैस्ट्रिक कैंसर, उसमें उन्होंने डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी वर्सेस ओपन गैस्ट्रेक्टोमी डिस्टल दोनों का लैप और ओपन का कंपेयर किया, लैप उन्होंने बोल दिया नॉन इंफीरियर। सो द कोरियंस said lap distal gastrectomy is safe for early gastric cancer. Chinese said advanced gastric cancer के लिए lap distal is safe. Then the Koreans verified this क्योंकि उनका ये ट्रायल हो गया था, तो उन्होंने अभी एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर का ट्रायल किया, सेम डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी लैप वर्सेस ओपन, अगेन सेम रिजल्ट। Chinese went one step ahead and they said early gastric cancer जिसमें आप टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं, मतलब वही जैसे आई टोल्ड यू ना, प्रोक्सिमल गैस्ट्रिक कैंसर इसमें आप प्रोक्सिमल गैस्ट्रेक्टोमी नहीं करके टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करने का डिसाइड कर रहे हैं। सो इन अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर इफ यू आर डूइंग अ टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, इन दैट केस आल्सो लैप्रोस्कोपिक एंड ओपन आर सिमिलर, बट एक इस ट्रायल का एक ही है कि वी डोंट हैव सर्वाइवल डेटा, वी जस्ट हैव complications overall are comparable 3-year disease free survival and comparable post-op complication. We don't have overall survival, but disease free survival rate is comparable in both scenarios. So बाकी तीनों का हमारे पास सर्वाइवल रेकरेंस फ्री सब कुछ है, कंपेरेबल 5-year ओवरऑल सर्वाइवल, कंपेरेबल ओवरऑल मोबिलिटी मोर्टेलिटी, बट एक ये अपना टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के केस में अर्ली गैस्ट्रिक टोटल गैस्ट्रेक्टोमी बेसिकली अपने को अभी तक सर्वाइवल डेटा नहीं है, वी जस्ट हैव डिसीज फ्री रेकरेंस सर्वाइवल। तो इसीलिए NCCN ने क्या बोला है कि बोथ अर्ली एंड लोकली एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर्स can be considered for laparoscopic or robotic given evidence from equivalent oncologic outcomes from the east and west। मेरे को खाली ईस्ट का ही मिला बेसिकली, कोरिया एंड चाइना का। तो for distal gastrectomy as far as that is concerned, आप early gastric cancer, advanced gastric cancer दोनों के लिए it is proven कि lap and open दोनों possible है। और total gastrectomy early gastric cancer का डेटा है, बट उसमें भी सर्वाइवल डेटा अभी तक नहीं। हाइपेक का रोल इन गैस्ट्रिक कैंसर इट्स वेरी स्मॉल स्लाइड, आई डोंट नो कोई पूछा है कि नहीं, बट हाइपेक का क्योरेटिव इंटेंट रोल अगर गैस्ट्रिक कैंसर में है तो इट इज ओनली फॉर अ लिमिटेड PCI ऑफ स्कोर लेस देन 6। बाकी हाइपेक का रोल इज इट्स आई नो होल्डिंग ऑन टू द लास्ट स्ट्रॉ जैसा है, पैलिएटिव रोल है, और ये प्रोफाइलैक्टिक रोल है। एट हाई रिस्क ऑफ पेरिटोनियल मेट्स के अंदर आप हाइपेक डाल सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ HIPEC will always be post anesthesia. मैं देखूंगा, पर दिस इज मोस्टली पोस्ट है मोस्टली।
ये जो हाइपेक प्लस सीआरएस है, मतलब इसमें गैस्ट्रेक्टमी भी आएगा? आएगा ना, गैस सीआरएस इज साइटोरेक्टल ना, तो अपना गैस्ट्रेक्टम उसके ओके अलावा ओके ओके। व्हाटएवर एल्स। नीचे जो है खाली गैस्ट्रेक्टमी प्लस हाइपेक। हाँ, दिस इज फॉर गैस्ट्रिक कैंसर का हाइपेक। ओके ओके। नीचे खाली गैस्ट्रेक्टमी प्लस हाइपेक, जो तीसरा वाला है। हाँ, ओके ओके ओके। ये फाइन फाइन। प्रोफाइलैक्टिक है। एडजुवेंट अंडरस्टूड। ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स एट हाई रिस्क ऑफ पेरिटोनल, ये प्रोफाइलैक्टिक है, तो इसका अभी तक कुछ है नहीं। बट अगर आप हाँ हाइपेक एक जगह पे कर रहे हो तो उसमें क्योरेटिव इंटेंट हाइपेक का रोल अगर आता है तो सिर्फ लिमिटेड पीसीआई में आता हाँ, बट करंट एनसीसीएन में इट इज पीसीआई अप टू 10। है क्या कर... नहीं, अभी का जो एनसीसीएन है करंट, उसमें वो अप टू 10 है। ये 10 आई आप जस्ट चेक। नहीं, ये 10 आप गैस्ट्रिक के लिए बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, गैस्ट्रिक का एनसीसीएन, आई जस्ट शेयर स्क्रीनशॉट। हाँ, क्योंकि ओवरी में शायद 10 या 12 का है, मुझे जहाँ तक नहीं पता नहीं नहीं, स्टमक नहीं का, नहीं, स्टमक। ओवरी में कट ऑफ जनरली नहीं रहता। है। अच्छा, मैं ठीक शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बताना फिर, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है। ये मैंने एक तो आर्टिकल में से निकाला, ये आईएसओ का एक लेक्चर था, और उस प्लस वो एक और वो जो पीसीआई का डिस्कशन है, दैट इज आल्सो पोस्ट टेनिसिटी, हाँ, ये दैट इज पोस्ट पोस्ट ही है, टेनिसिटी। हाँ, वो तो पक्का है ना पोस्ट ही है। पोस्ट? हाँ, ठीक। हाँ हाँ, रीस्टेज, हाँ हाँ, रीस्टेजिंग आफ्टर एनएसिटी से वगैरह करना है उसका। पीसीआई इफ इट इज लेस देन 10 देन इट इज। ठीक, तो सो वी वर ऑन टू मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। तो मल्टी मोडालिटी के अंदर we have two trials which say कि peri-op chemo is better than surgery alone। तो मैजिक ट्रायल था सबसे पहले, दिस वाज एमआरसी एडजुवेंट गैस्ट्रिक इन्फ्यूजन कीमोथेरेपी। ये ना मुझे बोला गया है कि एग्जाम वाले ये प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि मैजिक का फुल फॉर्म बताओ, तो इससे बस याद रखना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ये वी ऑल नो दिस, ईसीएफ सर्जरी, ईसीएफ 3 साइकिल सर्जरी, 3 साइकिल वर्सेस सर्जरी अलोन, दे शोड अस सर्वाइवल डिफरेंस व्हिच वाज सिग्निफिकेंट, 009.009 का पी वैल्यू। इससे एस्टैब्लिश हो गया कि पेरी-op कीमोथेरेपी इज बेटर देन सर्जरी। देन केम द फ्लॉट ट्रायल व्हिच वाज अ जर्मन ट्रायल। उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 700 पेशेंट्स लिए, उसमें उन्होंने फ्लॉट को कंपेयर किया ईसीएफ से, एंड दे फाउंड कि पैच सीआर का रेट इंप्रूवमेंट होता है, R0 रिसेक्शन का इंप्रूवमेंट होता है, एंड 5 ईयर सर्वाइवल भी इंप्रूवमेंट है। सो बेसिकली आज के जमाने में फॉर एनी गैस्ट्रिक कैंसर मोर देन और इक्वल टू T2 प्लस माइनस N प्लस, जिसको आप मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसमें पेरी-op कीमो लगेगा, और पेरी-op कीमो में फ्लॉट इज द प्रिफर्ड देन ईसीएफ। ये बेसिकली इसका जिस्ट है, ये याद। फॉलफॉक्स, हमारे यहाँ फॉलफॉक्स देते हैं, हमारे यहाँ तो फॉलफॉक्स ही देते हैं मोस्टली। फॉलफॉक्स देते हैं कोई, अच्छा नहीं, हमारे यहाँ फॉलफॉक्स देते हैं, और दूसरा मैंने पैक्ली कार्बो भी देखा है। पैक्ली कार्बो ना मुझे लगता है हाँ मैडम राइट। सबसे कम फेवरेट है, वो पैक्ली कार्बो हर चीज को देते हैं। हाँ, एनी एस्मो की गाइडलाइन में ये अपफ्रंट सर्जरी करना ही नहीं है गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर, एज फार एज पॉसिबल। एनीथिंग दैट इज मोर देन T2 उसको अपफ्रंट सर्जरी करना ही नहीं है। ये अपफ्रंट सर्जरी कर रहे हो तो बाद में एडिशनल कीमोथेरेपी का भी अपने पास ट्रायल्स हैं जो आई डिस्कस, बट एज ऑफ नाउ एनीथिंग मोर देन दिस needs to be dealt with multimodality treatment where peri-op chemotherapy is the standard। अगर आपने upfront सर्जरी किया है तो उसके बाद आप कीमो देंगे, पर अपफ्रंट सर्जरी एज ऑफ नाउ इफ पॉसिबल नहीं करना है गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। यहाँ तक कि जैसे अपने वो डायग्नोस्टिक लैब करते हैं, उसमें अगर अपने ये साइटोलॉजी भेजा, अपना ये फ्लूइड भेजा अपन लवाज, उसमें पॉजिटिव आ गया तो इट इज पेरिटोनियल साइटोलॉजी पॉजिटिव ना, तो इट इज टेक्निकली M1 माइक्रोस्कोपिक। तो उसको भी अगर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है तो उसको बाहर आके बायोप्सी लेके कीमो देना है। ठीक है, इसमें बस ये मैंने एक एडिशनल डाला है बिकॉज ये हमारे एक मैडम थे, उन्होंने पूछा था हमको कि ये सारे के सारे वेस्ट, ये फ्लॉट ट्रायल्स ऑफ वेस्टर्न हो गया ना, ईस्टर्न ट्रायल्स का क्या सीन है। तो S1 है अवेलेबल है। आ गया, मुझे मेरे एक बॉस ने बोला था कि S1 आ गया, शायद टाटा में या साउथ में कहीं पे, पर S1 आ गया है।
तो ये अपने कोरियन पेशेंट्स में प्रोडिजी ट्रायल था, चाइनीज पेशेंट्स में रिजॉल्व ट्रायल था, जिसमें उन्होंने वही किया, नियो एडजुवेंट आर्म दिया फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट वर्सेस सिर्फ सर्जरी के बाद एडजुवेंट आर्म। उसमें उन्होंने बोला पेरी ऑपरेटिव कीमोथेरेपी का सिग्निफिकेंटली R0 रिसेक्शन एंड कंप्लीट रिस्पॉन्स अच्छा था। रिजॉल्व ट्रायल चाइना का था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1000 पेशेंट्स थे, हाँ 1000 पेशेंट्स थे। उसमें भी उन्होंने यही किया, पेरी ऑप कीमोथेरेपी SOX फॉलोड बाय वर्सेस अपफ्रंट सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट। उसके अंदर भी सेम फाइंडिंग था उनका। अपफ्रंट सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट में दो थे, एक कैपॉक्स था और एक SOX था। दोनों में उन्होंने बोला कि पेरीऑप का ज्यादा एडवांटेज था एडजुवेंट से, एंड एडजुवेंट में कैपॉक्स एंड SOX वर बोथ अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। सो इवन इन ईस्टर्न मतलब एशिया में भी ये हो गया है कि पेरीऑप थेरेपी इज बेटर देन अपफ्रंट सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट। सो पेरीऑप ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर हैंड। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट ये था इसके अंदर, यहाँ पे कहीं पे लिखा है, हाँ मैजिक एंड फ्लॉट ट्रायल में you'll see approximately 10% of the patients could not complete pre-op chemotherapy because of whatever reason, and 50% were unfit for post-op. So post surgery dropouts हैं, इसीलिए ही पेरीऑप कीमोथेरेपी इवन NCCN ने ये बोल दिया है कि इट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर हैंड फॉर ऑल रिसेक्टेबल गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड पेशेंट कंप्लायंस विद एडजुवेंट ट्रीटमेंट। सो एज ऑफ नाउ बोथ NCCN एंड ESMO रेकमेंड कि रिसेक्टेबल गैस्ट्रिक कैंसर है तो पेरीऑप ही देना है, अपफ्रंट सर्जरी नहीं करना है, बिकॉज पेशेंट्स डू ड्रॉप आउट एंड उसके बाद उनका सर्वाइवल अफेक्ट होता है। क्रिटिक्स का ये था कि आप पेरीऑप जो थेरेपी दे रहे हो उसके अंदर पोस्ट सर्जरी आप रेडिएशन ऐड कर सकते हो क्या? मतलब ये आपका स्टैंडर्ड पेरीऑप आर्म मैजिक ट्रायल का, और ये उसने बोला कि मैं पोस्ट ऑप सिनेरियो में उसको रेडिएशन भी ऐड करता, तो उसमें उन्होंने कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाया। मतलब उसका फिर ये आया रिजल्ट कि अगर आपका की प्री ऑप कीमोथेरेपी बराबर है, आपका सर्जरी बराबर है, तो पोस्ट ऑप बराबर मतलब वही 16 नोड्स ऑब्लिक D2 व्हाटएवर वी फॉलो इन आवर इंस्टीट्यूट। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पोस्ट ऑप देयर इज नो नीड टू गिव रेडिएशन अलोंग विद कीमो, यू कैन सिंपली कंप्लीट द पेरी ऑप कीमोथेरेपी दैट यू हैड स्टार्टेड बिफोर। व्हाट अबाउट दोज जिसको अपन पहले ऑपरेट करते हैं, उसमें एडजुवेंट में रेडिएशन देने का मतलब है कि नहीं? ऑपरेट करने के बाद कीमो तो देना ही है, बट उसमें RT देना है कि नहीं, उसके लिए उसका क्या सीन है? उसमें द फर्स्ट ट्रायल वाज इंटरग्रुप ट्रायल, वेरी मेजर स्टडी, जिसमें उसने बोला कि पोस्ट ऑप रेडिएशन ऐड करने का एडवांटेज है। उन्होंने ये कीमोथेरेपी दिया एंड पोस्ट ऑप रेडिएशन, ये मतलब बेसिकली कीमो रेडिएशन फॉलोड बाय कीमो, ये एक आर्म था, और दूसरे में इट वाज ओनली सर्जरी। they found a proper 3-year survival difference, they found progression free survival difference also, बट इंटरग्रुप ट्रायल का एक ड्रॉबैक था कि उसमें D2 लिम्फेडेनेक्टोमी इट वाज लेस देन 10% ऑफ केसेस। सो इंटरग्रुप ट्रायल का एक क्या बोलते हैं क्रिटिक ये था कि उन्होंने D2 नहीं किया, तो बेसिकली D2 नहीं करने की वजह से रेडिएशन ने उसको कॉम्पेंसेट किया, दैट इज व्हाई देयर वाज अ सर्वाइवल डिफरेंस। ऑल्दो दिस सर्वाइवल डिफरेंस वाज आल्सो देयर इन द अपडेटेड 10 ईयर या 15 ईयर उनका जो निकला था उसके अंदर भी सर्वाइवल डिफरेंस दिखा था, बट बेसिकली क्रिटिक ये था कि D2 को D लेस देन D2 किया, इसीलिए उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रेडिएशन उसको काम आया। तो इसके बाद इन्होंने आर्टिस्ट ट्रायल निकाला। सो आर्टिस्ट ट्रायल इज एडजुवेंट कीमो रेडियो इन स्टमक ट्यूमर्स आर्टिस्ट 1, जिसमें नोड पॉजिटिव नोड नेगेटिव दोनों पेशेंट्स थे, जिसमें उन्होंने D2 गैस्ट्रेक्टोमी किया, उसमें एक को रेडिएशन दिया SOX मतलब S1 प्लस ऑक्सैलिब, सॉरी ये रहा, इसमें एक्सपीस कैपेसिटाबीन विद प्लैटिनम विद रेडिएशन, और दूसरे में उन्होंने सिर्फ कैपॉक्स दिया समझो, एंड वो 6 साइकिल, तो दे फाउंड अ डिफरेंस। 3 ईयर में उनको डिफरेंस 3 ईयर में डिफरेंस नहीं मिला, बट व्हेन दे डिड अ सबग्रुप एनालिसिस ने बोला दैट लिम्फ नोड पॉजिटिविटी and intestinal subtype were independent factors for survival benefit with adjuvant radiotherapy. तो इसीलिए आया आर्टिस्ट 2 का इंक्लूजन क्राइटेरिया हैड ओनली नोड पॉजिटिव पेशेंट्स। सो इसी आर्टिस्ट 1 में N प्लस N माइनस दोनों थे, जिसमें उन्होंने N प्लस में एक टेंडेंसी देखी सर्वाइवल की विद रेडिएशन,
बट इट वाज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसलिए उन्होंने आर्टिस्ट 2 निकाला जिसके अंदर सिर्फ नोड पॉजिटिव पेशेंट्स थे। उसके अंदर उन्होंने ये सब ट्राई किया, एडजुवेंट में मोनोथेरेपी दिया S1 का, एडजुवेंट में डबल एट थेरेपी दिया, एडजुवेंट में डबल एट थेरेपी प्लस रेडिएशन दिया। तीनों में उनको कोई डिफरेंस नहीं मिला। द ओनली डिफरेंस दैट दे सॉ वाज मोनोथेरेपी से बेटर है डबल एट थेरेपी, बट डबल एट थेरेपी एंड डबल एट प्लस रेडिएशन का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो आर्टिस्ट 2 में उन्होंने सिर्फ नोड पॉजिटिव इंक्लूड किया जिसमें दे फाउंड कि मोनोथेरेपी से बेटर डबल थेरेपी है, एंड अगर आपने प्रॉपर D2 डिसेक्शन किया है, सर्जरी अच्छा हुआ है, तो आपको रेडिएशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एडजुवेंट थेरेपी के अंदर, इवन आफ्टर यू आर डूइंग एन अपफ्रंट सर्जरी। सो एज ऑफ नाउ even NCCN says post-op chemo radiation is recommended only those जिनका D2 से कम हुआ है या less than 16 nodes हैं, whatever you want to say, and जिनका dissection बराबर हुआ है, they should be treated with post-op adjuvant chemotherapy only. There is no need of adding radiation. Similarly, you come on to adjuvant chemo, मतलब surgery first followed by chemo. तो उसमें जैसे ये जो सब ट्रायल्स थे ना, इन्होंने कीमो के साथ रेडिएशन दिया ही था, उसमें रेडिएशन का बेनिफिट नेगेट हुआ, कीमो तो देना ही है। सिमिलरली यू हैड दिस ट्रायल क्लासिक, जिसमें उन्होंने सिर्फ सर्जरी एंड सर्जरी प्लस कीमो ऑब्जर्व किया। तो कीमो में उन्होंने सिर्फ जेलॉक्स रेजिमेन, दैट इज अपना जेलॉक्स जेलोडा इज अपना कैपेसिटाबिन एंड ऑक्सैलिप्लैटिन, एंड ये अपना सर्जरी अलोन, तो दे फाउंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी का आपके पास क्लासिक ट्रायल है जिसके अंदर कैपेसिटाबिन ऑक्सैलिप्लैटिन आफ्टर क्यूरेटिव गैस्ट्रेक्टोमी D2 lymph node dissections, they found a difference of survival, 3-year disease free survival almost 74% versus 60% था। सो NCCN ने बोला है इसमें फॉलफॉक्स भी दे सकते हो अगर कैपॉक्स नहीं जमा तो। बाकी ईस्टर्न पॉपुलेशन में यूजली SOX चलता है, अपने यहाँ ये चलता है कैपॉक्स, हमारे यहाँ भी कैपॉक्स ही देते हैं, एंड उसके अलावा इन्होंने बोला है कि फॉलफॉक्स भी दे सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ द कंसेंसस इज पेरी-ऑप कीमोथेरेपी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। अगर आपने प्राइमरी सर्जरी किया तो पोस्ट ऑप कीमो फॉर D2 डिसेक्शन, एनीथिंग लेस देन D2 या इनएडिक्वेट सर्जरी आपको कीमो रेडिएशन देना है। अगर मार्जिन पॉजिटिव आया है तो कीमो रेडिएशन देना है। ये एक नोट है कि क्या that is okay. Margin as far as the microscopic margin is negative, there is no need to do anything. फक्त डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर कभी कभी, जैसे हमारे 2 पेशेंट्स में ऐसा हुआ था, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर सब म्यूकोजल में डिस्प्लास्टिक सेल्स थे, तो उसका ट्यूमर बोर्ड डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उन्होंने बोला कि रेडिएशन ऐड कर दो। तो मतलब व्हेन आई रेड दिस आई रिमेंबर्ड दोस पेशेंट्स, एंड इसलिए मैं कह रहा कि व्हेन मार्जिन इज इवन, जैसे अपने प्रेस में ना PCIs भी होता है, तो इट इज स्टिल नॉट नो इंकॉन ट्यूमर, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पे, इट शुड बी कंप्लीटली नॉर्मल सेल्स। एनीथिंग दैट इज एबनॉर्मल ऑन द मार्जिन यू नीड टू डील विद। D1 में RT देना है क्या? D1 आई में थिंक लिम्फ नोड रेशियो भी एक इंडिकेशन है। अगर लिम्फ नोड रेशियो ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव लिम्फ नोड रेशियो ज्यादा, तब भी रेडिएशन का, पोस्ट ऑप रेडिएशन का एक इंडिकेशन है। लिम्फ नोड रेशियो का स्टमक के अंदर क्या है मुझे पता नहीं है, मैंने इसके अंदर पढ़ा है CA पैंक्रियाज में लिम्फ नोड रेशियो का है इंपॉर्टेंस। स्टमक में भी है कि मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर कितना है पॉजिटिव बाय टोटल लिम्फ नोड्स का, क्या एग्जैक्ट इनका कट ऑफ है, बट हमारे यहाँ ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन हुई थी कि LNR पॉजिटिव मतलब हायर नंबर जो है, इट इज एन इंडिकेशन फॉर पोस्ट ऑप रेडिएशन। पर कट ऑफ याद नहीं है क्या, मतलब पूछ रहा हूँ, मतलब मैं मैंने देख पूछ के बता दूंगी। I think क्योंकि हो सकता है कट ऑफ हो, मतलब मैंने भी सब तो पढ़ा नहीं है, बट कट ऑफ हो सकता है। हाँ नहीं, मतलब मैं but कट ऑफ भी बता दूंगी। by NCCN I think 2 ही दिए हुए हैं इंडिकेशन, वन इज पॉजिटिव मार्जिन और दूसरा ये लेस देन D2 हुआ है। तो कुछ इंडेक्स भी है ना, मारुयामा इंडेक्स। एक्सटेंडेड ट्रायल्स के हिसाब से हाँ मारुयामा वही मारियामा कुछ वो है लिम्फ नोड रेशियो। हाँ मारुयामा इंडेक्स शायद प्री ऑपरेटिव ये है ना अपना, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है इस नोड का रिमेनिंग positive- नोड्स का, रिमेनिंग नोड्स में कितना है वो। अच्छा रिमेनिंग, हाँ, दोज भी रिमूव्ड उसमें देखेंगे और उसके हिसाब से गैस करेंगे रिमेनिंग में कितना है। ठीक है।
ये एक मैंने पढ़ा तो इसलिए आई पुट दिस कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रिसेक्टेबल एमएसआई हाई या डेफिशिएंट एमएमआर गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट द लेटेस्ट एस्मो गाइडलाइन, क्योंकि इन्होंने ये 4 बड़े बड़े ट्रायल्स का एनालिसिस किया, उसमें उन्होंने एमएसआई एच के अंदर एडजुवेंट कीमोथेरेपी का रोल देखा एंड दे एक्चुअली सॉ दैट prognosis of patients who received surgery alone was better than those who underwent surgery followed by adjuvant chemo for MSI-H. मैंने ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अभी तक मतलब एंटी HER2 MSI का नहीं डाला है कुछ, क्योंकि उसका पढ़ना बाकी है, बट इन जनरल ये एक चीज याद रखना, MSI-H है फाइनल स्पेसिमेन के अंदर, तो उसमें with any stage. एनी स्टेज MSI-H आया तो उसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी से सर्वाइवल कम होता है अपेरेंटली, एस्मो गाइडलाइन में उन्होंने ये दे दिया है अभी। हो सकता है ये, आई जस्ट केम आई आई हैवंट कम अक्रॉस पेशेंट इन आवर इंस्टीट्यूट अभी तक जिसने ऐसा फॉलो हुआ हो। क्या पूरा अच्छा, तो ये अभी तक का बेसिकली रिवीजन है कि प्री ऑप कीमो सर्जरी फॉलोड बाय पोस्ट ऑप कीमो इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनी मोर देन स्टेज 1, स्लॉट इज द बेस्ट रेजिमेन, परफॉर्मेंस स्कोर पुअर है, एल्डरली पेशेंट है तो फॉलफॉक्स या कैपॉक्स कर सकते हो, अपफ्रंट सर्जरी किया है तो एडजुवेंट का चॉइस इज कैपॉक्स, वरना फॉलफॉक्स भी अलाउड है, एसओएक्स भी अलाउड है, एडजुवेंट सीटीआरटी ओनली अगर अपफ्रंट सर्जरी है और उसके बाद लेस देन D2 या R1 रिसेक्शन है, जैसा आपने बोला एनसीसीएन के अंदर 2 पॉइंट्स है। एडजुवेंट सीटीआरटी का कोई रोल नहीं है अगर पेरी ऑप कीमो फॉलो किया है और सर्जरी एडिक्वेट हुआ है। नियो एडजुवेंट सीटीआरटी का एज ऑफ नाउ कोई रोल नहीं है, मतलब नियो एडजुवेंट बेसिकली आरटी ऐड करने का कोई रोल बेसिकली अभी तक नहीं ये है। पेरियॉप केपॉक्स और फॉलफॉक्स का कौन सा ट्रायल है? कैपॉक्स का मुझे पता नहीं है प्रीऑप का, बट जैसे मैंने बोला ना हमारे यहाँ पे करते हैं, फ्लॉट के लिए अगर सूटेबल नहीं है तो वी यूजली गिव फॉलफॉक्स और कैपॉक्स। ओके, ये हमारे यहाँ पे जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उनको मैंने मतलब उनकी एक स्लाइड प्रेजेंटेशन था उसमें से मैंने लिया था कि ये पुअर पीएस है तो फॉलफॉक्स, जैसे बेसिकली एडजुवेंट के अंदर वो लोग ने कैपॉक्स की जगह पुअर पीएस के अंदर फॉलफॉक्स अलाउ किया है ना इसके अंदर, ऐसे ये लोग पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस में फॉलफॉक्स या कैपॉक्स देते हैं, ये मेडोन को अलग देते हैं, इसका ट्रायल मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने 2 ही ट्रायल पढ़े, मैजिक और फ्लॉप। इसमें कुछ खास नहीं है, ये मुझे मेन बताना था, ये अपना इसमें से ही है, जापानीज गाइडलाइंस का ही है, ये 2 आई केम अक्रॉस न्यू, ये मैंने कभी सर्जरी देखा नहीं है बट ये आर्टिकल्स में से देखा, तो उसके लिए बताता हूँ मैं कि बिलरोथ 1 बिलरोथ 2, हाँ एक है जेजुनल इंटरपोजिशन, बेसिकली ना जेजुनल इंटरपोजिशन एंड जो डबल ट्रैक है ये और ये दोनों ना बेसिकली ये आपको जो रूएन वाई आप करते हैं, रूएन वाई में बिलियो पैंक्रे ये रू लिम्ब पूरा अलग हो जाता है ना, बिलियो पैंक्रेटिक लिम्ब पूरा अलग हो जाता है, तो जेजुनल इंटरपोजिशन एंड डबल ट्रैक मेथड में बेसिकली वो कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, तो ये रहा, तो इसी ये आपने टोटल गैस्ट्रेक्टोमी किया है, उसके बाद ये आपका टिपिकल रूएन वाई स्टैंडर्ड रूएन वाई है, यहाँ पे स्टमक था तो ये आपने निकाल दिया, स्टैंडर्ड रूएन वाई है, यहाँ पे ये लोग ने बेसिकली एक जेजुनम का लूप लेके आ गए, तो द कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड एंड सिमिलरली डबल ट्रैक्ट का भी यही है, आई डोंट नो उसका डायग्राम है कि नहीं मेरे पास, डबल ट्रैक का डायग्राम नहीं है क्या? डबल ट्रैक का डायग्राम, हाँ ठीक ठीक, डबल ट्रैक में बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, आई विल शो यू, डबल ट्रैक में ना मुझे याद है तो ये आपका टोटल गैस्ट्रेक्टोमी आपने किया तो उसके बाद ये आपका बिलियो पैंक्रेटिक लिम्ब है, ये ट्रांसवर्स कोलन है,
यहाँ पे आपने लिगामेंट ऑफ ट्रीट से 20 सेंटीमीटर आगे आपने एक लूप कर ये जेजुनम का कट किया, तो रू एन वाई में आप बेसिकली ये ऊपर लेके आते हैं ना। सो इट बेसिकली बिकम्स लाइक दिस। ये ट्रांसवर्स कोलॉन, यहाँ पे आपका बिलो पैंक्रेटिक लिम्ब जो पीछे से आके बाद में इसको कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका बिलियस लिम्ब और ये आपका रू लिम्ब। इसमें ये लोग क्या करते हैं, एक और एनास्टोमोसिस करते हैं, मतलब इसको बेसिकली लोग ऐसे लेके आते हैं। सो यू हैव 2 ट्रैक्स, मतलब आपका स्टमक, आपका जो फूड है वो सीधा भी जा रहा है और थोड़ा बहुत इसमें से भी जा रहा है। सो यू हैव, ये भी आगे जाके मिलने ही वाला है। तो बेसिकली रू एन वाई का एक और एडिशनल एनास्टोमोसिस करते हैं वो लोग। ये जो रू एन वाई है ना, इसको आप समझो ये लोग यहाँ से लेके आने के बदले उन्होंने एक ऐसा बना दिया, तो देयर इज वन मोर एनास्टोमोसिस। सो बेसिकली आपका जो रू लिम्ब है इधर, दैट इज व्हाई इट इज डबल ट्रैक, इधर से भी खाना जा रहा है और इधर से भी खाना जा रहा है, एंड बाइल जूस भी यहाँ से आ रहा है। तो योर इसका इट इज एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सारे ये डबल ट्रैक और इसका जजमेंट इंटरपोजिशन के दोनों का एडवांटेज टेक्निकली ऑन पेपर ये इट इज मोर फिजियोलॉजिकल। माल एब्जॉर्प्शन कम होता है रू एन वाई से कंपेयर करो तो, थियोरेटिकल एडवांटेज ओके मैंने, बिकॉज इट मेक्स सेंस इन थियोरी, बिकॉज आप बिलियो पैंक्रेटिक लिम्ब आपका इतना लेट जाके मिलता है रू लिम्ब को, बिकॉज आप समझिए आप D2 से 20 सेंटीमीटर आगे काटते हैं और उसके बाद ये लेके जाते हैं ऊपर, एंड ये ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर। तो आप टेक्निकली यू आर लूजिंग अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 सेंटीमीटर ऑफ योर बॉवल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बिकॉज बाइल उसके बाद जाके मिल रहा है। तो आप अगर इसी को कनेक्ट कर देते हैं तो इट इज फिजियोलॉजिकली मोर साउंड बेसिकली। मैंने कभी देखा नहीं है, बट ये इसके अंदर ये था ना, तो आई सर्च, यू कैन गो एंड सर्च कि जेजुनल इंटरपोजिशन डबल ट्रैक, ये दोनों बस कभी पूछ लिया एग्जाम में, लिख लिया, पूछ लिया तो मैंने पढ़ा था, बट ये मैंने प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी इसके लिए पढ़ा हुआ है। प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी में रिकंस्ट्रक्शन मेथड्स के लिए तो मैंने पूछा भी था, बट मेरे फैकल्टी ने बोला कि बहुत मतलब सक्सेसफुल मेथड नहीं है, तो लोग यूजली करते नहीं है ना, प्रॉक्सिमल के अंदर और टोटल दोनों के अंदर ये एप्लीकेबल है बेसिकली। हाँ, पर है वही, मतलब दोनों के अंदर आपका बिलियो पैंक्रेटिक लिम्ब अलग हो जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं। आई हैड अ डायग्राम समवेयर, आई डोंट नो कहाँ पे चला। ठीक है, इरास प्रोटोकॉल ये बस मैंने कंप्लीशन के लिए डाला है। इसमें मेन इरास सब बराबर ही है, खाली एक ये ध्यान रखना, अवॉइड गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन पोस्ट ऑपरेटिव। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल थिंकिंग होती है कि अभी अभी एनास्टोमोस किया है, वहां पे रू एन वाई करा है, या डिस्टल करके रू एन वाई या बिलरॉड 2 किया है, तो उसको डीकम्प्रेस रखना चाहिए, इसीलिए अपने नेजोजेजुनल ट्यूब या सॉरी नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब रखते हैं काफी टाइम तक। ERAS protocol for gastric cancer specifically says avoid gastric decompression. So even in this is from the Japanese guidelines. So you see removal of the nasogastric tube on or before post-op day 1. हम लोग typically हमारे इंस्टीट्यूट में day 3 पे निकालते हैं, but ये यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि on और तो ये जापानीज का है ERAS प्रोटोकॉल। मेन मेरे को यही लगा, बाकी तो ठीक है। हाँ ये मैं आई जस्ट डिस्कस, ये क्या पेड मीटिंग है या फ्री चल रहा है? पेड है। पेड है ना, तो ठीक है। तो ठीक, तो ये मैं डिस्कस करता, आई थिंक ये राकेश ने डिस्कस किया रहेगा जब जापानीज गाइडलाइन किया था, बट आई मतलब मैंने वो अटेंड नहीं किया था पूरा, तो मुझे पता नहीं है, बट ठीक। एंडोस्कोपिक रिसेक्शन के देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ इंडिकेशंस, एक एब्सोल्यूट, एक एक्सपैंडेड, एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट इंडिकेशन मतलब ये इंडिकेटेड है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और ये क्योरेटिव ट्रीटमेंट भी है, मतलब बेसिकली। तो दैट इज अ ट्यूमर इंडिकेटेड फॉर एंडोस्कोपिक रिसेक्शन एज अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। एक्सपैंडेड है मतलब ट्यूमर का एंडोस्कोपिक रिसेक्शन एज एन इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन का मतलब sufficient evidence for long-term outcome after endoscopic resection is lacking, although possibility of harboring lymph node mets is still less than 1%. Relative indication मतलब 1% से ज्यादा है, पर हम लोग फिर भी कर रहे हैं। So EMR ESD में basically apart from the technique that is different थोड़ा सा, मेन EMR और ESD का मेन डिफरेंस क्राइटेरिया का है, क्योंकि इससे ज्यादा का ट्यूमर हुआ तो उसका पीस मील निकालना बिकम्स
मोर ये टेंडेंसी होता है, आप पूरा ट्यूमर एक साथ एन ब्लॉक नहीं निकाल सकते विथ एन एडिक्वेट मार्जिन इफ द ट्यूमर इज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर साइज. तो बियॉन्ड until that size EMR is adequate. Beyond that size you need to go for ESD. तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द टेक्निक एक साइज क्राइटेरिया मेन है जो इन टोटो ट्यूमर एक्सिशन प्रिवेंट करता है, इसीलिए ईएमआर और ईएसडी में एक ये फर्क है. दूसरा, ये हमारे गैस्ट्रो वालों ने एक बार हमको बताया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ईएसडी अल्टीमेटली इंडिकेशन इज फॉर SM1, मतलब सब म्यूकोजा का टॉप 500 माइक्रो ये अपना मीटर. तो उसके लिए इंडिकेशन है एनीथिंग बियॉन्ड द फर्स्ट upper third of tumor involvement, you need to go it technically, even though it is T1B, you need to go for open surgery rather than laparoscopic or open rather than ESD. क्योंकि जो आपका म्यूकोजा है, एक मिनट में ये आपका म्यूकोजा है और ये आपका सब म्यूकोजा के 3 लेयर हैं. अगर आपका ट्यूमर SM1 तक जाता है तो आपका जो ESD का जो प्लेन ऑफ डिसेक्शन है ना, वो SM3 से जाता है. ये हमारे यहाँ के गैस्ट्रो के सर ने बताया था कि दैट इज द रीजन यू आर डिसेक्टिंग इन द सबम्यूकोजल प्लेन बट यू आर गोइंग इन द SM3 प्लेन. दैट मींस यू आर जस्ट अबव द मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड दैट इज व्हाई यू कैन नॉट टॉलरेट, मतलब आपका वर्टिकल मार्जिन ट्यूमर का पॉजिटिव आएगा अगर आपका ट्यूमर और नीचे गया तो. सो इसीलिए SM1 तक ही आपको अपना ESD एंडोस्कोपिक रिसेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स रखना है, अदरवाइज यू टेंड टू रन द रिस्क ऑफ वर्टिकल मार्जिन पॉजिटिविटी. हॉरिजॉन्टल आप निकाल दोगे अच्छे से ESD में, वर्टिकल मार्जिन की बैंड बजेगी अगर आपका SM1 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो प्लेन ऑफ डिसेक्शन इन ESD इज SM3 लेयर, ये खाली याद रखना. सो एब्सोल्यूट इंडिकेशन, तो बेसिकली EMR का जो इंडिकेशन है वो ESD का इंडिकेशन है ही, पर ESD के अलग से भी इंडिकेशन. तो EMR ESD दोनों आप कर सकते हो अगर डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, अल्सरेटेड नहीं है, डायमीटर लेस देन 2 है और T1A है, मतलब इट इज ओनली इन द म्यूकोजा. एनीथिंग मोर देन दिस बिकम्स ESD. मतलब या तो ट्यूमर में अल्सरेशन नहीं है पर डायमीटर, मतलब यही सब है पर डायमीटर मोर देन 2 है. सो डिफरेंशिएटेड T1A नो अल्सरेशन बट डायमीटर मोर देन 2. दूसरा है आपका डिफरेंशिएटेड है, T1A है पर अल्सरेशन है. अल्सरेशन है तो टेक्निकली मार्जिन ट्यूमर का साइज का क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, तो लेस देन 3 कर देते हैं. तीसरा है अनडिफरेंशिएटेड. सो डिफरेंशिएटेड उसमें एक चीज बढ़ा देते हैं, डिफरेंशिएटेड बट अल्सरेशन है तो उसमें डायमीटर एक -3 कर एक अप टू 3 कर देते हैं. एंड बाकी सब बराबर है, अल्सरेशन नहीं है, लेस देन 2 है, T1A है पर ट्यूमर अनडिफरेंशिएटेड है. इन दैट केस आल्सो EMR इज नॉट टू बी डन, ESD हैज टू बी डन. एक्सपैंडेड इंडिकेशन ये बाद में डिस्कस करते हैं. ईक्यूरा C1 का रिकरेंस जो T1A तक ही सीमित है, उसको निकालने को एंडोस्कोपिक डिसेक्शन में एक्सपैंडेड है, रिलेटिव है, जहां पे आपका टेक्निकल should be done surgery that is not endoscopic but open or laparoscopic surgery, but आप फिर भी endoscopic कर रहे हैं क्योंकि patient का constraint है या for any other reason, high operative risk है, elderly patient है, उसमें consent लेना है proper कि lymph node mets and recurrence होने का chance है, ये आपका surgery curative नहीं होगा. बस मेन तो ये है, complications का पूरा theory है, bleeding, perforation, post ER stenosis, aspiration, venous thromboembolism. मेन ये है, आपने स्पेसिमेन निकाल दिया, उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा, तो उसका जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग आया है उसके ऊपर आपका एडिशनल ट्रीटमेंट क्या करना है, दैट इज डिफाइंड ऑन, उसको हम ईक्यूरा करके डिफाइन करते हैं, एंडोस्कोपिक क्यूरेटिव. तो वो A है, B है या C है. A is the best, obviously C is going towards the worst. तो A वाले में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, C में आपको एडिशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, बेसिकली यही है. तो आपने एंडोस्कोपिक रिसेक्शन किया, उसमें आपको जो भी पैथोलॉजी ने दिया उसमें यू हैव टू सी कि डिफरेंशिएटेड टाइप ज्यादा है या अनडिफरेंशिएटेड टाइप ज्यादा है. अगर डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ द हिस्टोपैथ इज मोर डोमिनेंट तो उस केस में अगर ट्यूमर T1A है, मतलब म्यूकोजा, नो अल्सरेशन, देन रिगार्डलेस ऑफ साइज अगर आपने इन टोटो निकाला है तो इट इज ईक्यूरा A, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है. अगर आपका ट्यूमर म्यूकोजल है
पर अल्सरेशन प्रेजेंट है तो उस केस में लेस देन 3 सेंटीमीटर का डायमीटर था अपना, इन दैट केस ऑल्सो इट इज T1A, ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आपका ट्यूमर बाय एनी चांस सब म्यूकोजा तक गया है तो सब म्यूकोजा तक जाने के बाद इट हैज टू बी लेस देन 3, दीज थिंग्स हैव टू बी देयर, तो उसको बी बोलेंगे। सब म्यूकोजा वाला ट्यूमर कभी ई क्यूरा ए में नहीं आएगा, इट हैज ऑलवेज टू बी इन बी, और वो बी में भी आने के लिए उसको ये सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ये क्राइटेरिया क्या है? V is vertical margin, VM is vertical margin, HM is horizontal margin, LY and V, this is lymphovascular। तो खाली V is vascular and VM is vertical margin। तो आपने अगर स्टमक में से ये ट्यूमर निकाला है तो आप डेप्थ में जाते हो ना, तो दैट इज वर्टिकल मार्जिन, एंड जो आप लॉन्गिट्यूडनल जाते हो दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्जिन। सो इफ इट इज अ T1B ट्यूमर, that is SM1 only, not whole of submucosa, only SM1, less than 3, vertical margin negative, lymphovascular invasion negative, differentiated type is the dominant, and उसके अंदर भी horizontal margin is also negative, in that case it becomes E cura B। ठीक है, so A is always limited to mucosa, सब म्यूकोजा में आया और बाकी सब कुछ अच्छे फैक्टर्स हैं तो ही उसको B बोलेंगे। अगर ये सब है बट फॉर सम रीजन उसका हॉरिजॉन्टल मार्जिन नेगेटिव है या फॉर सम रीजन इवैल्यूएट नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वार्टराइज्ड बेस है तो नहीं मालूम चल रहा, तो हॉरिजॉन्टल मार्जिन अगर पॉजिटिव है तो इट बिकम्स C1। C1 क्यों? C1 इज ऑब्वियसली बेटर देन C2, तो C1 इसीलिए क्योंकि आपके पास ये सब कुछ अच्छा है, बस एक मार्जिन की बैंड बजी हुई है, इसलिए आप C1 बोल रहे हैं। तो C1 को आपका एडिशनल ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? या तो आप सेकंड लूप करेंगे या तो फिर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बट और सर्जरी भी ऐड कर सकते हैं इफ इट्स अ हाई प्रोफाइल पेशेंट, बट नहीं तो आप कोएगुलेशन, मतलब कुछ तो करना है बेसिक। C1 में कुछ तो करना है। C2 इज एनीथिंग दैट इज नॉट फॉलोइंग इन दीज 3 इज C2, मतलब अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर डोमिनेंट है, इन दैट केस ऑल दिस इज सेटिस्फाइड, तो आपका E क्यूरा A आता है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड डोमिनेंट है, पर लाइक आई टोल्ड यू A इज ऑलवेज लिमिटेड टू म्यूकोजा। तो T1A है, नो अल्सरेशन, लेस देन 2 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव, वर्टिकल नेगेटिव, लिम्फोवास्कुलर नेगेटिव, सब कुछ है तो ही आप A बोलेंगे। इसमें से कुछ भी पॉजिटिव है बिकॉज इट इज अनडिफरेंशिएटेड गोज टू C2। और सिमिलरली यहाँ पे इसमें से सब कुछ ये A, अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो इट अगेन गोज टू C2। C2 को आपको सर्जरी ऐड करना ही है। सो बेसिकली आपने पहले जब पेशेंट देखा, पहले तो वो T1 है तो उसको एंडोस्कोपिक डिसेक्शन एडवाइस कर सकते हो। उसमें आपने एंडोस्कोपिक डिसेक्शन में EMR करना है या ESD करना है, उसके आपके पास स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। आपने EMR ESD कर दिया, उसके बाद जो आपका पूरा पैथोलॉजी का रिपोर्ट आया उस पर आपका डिपेंड करेगा कि वो कौन से एंडोस्कोपिक क्योरेबिलिटी क्राइटेरिया में बैठता है। A में बैठता है, B में बैठता है, C1 या C2 में बैठता है। A में बैठता है तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, B1 में B में बैठता है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरी सेफ। C1 में बैठता है तो आपको कुछ तो ऐड करना है, फिर वो सर्जरी हो या ESD करना हो या कोएगुलेट करना हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मार्जिन का पता नहीं था अपने को, या फिर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो बट दैट इज लेस एडवाइजेबल। एंड और भी खराब है तो इट बिकम्स C2, इन विच केस यू हैव टू टेल द पेशेंट टू गो फॉर एडिशनल सर्जरी।